नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब क्लास शॉर्ट क्लासेस जी ऑनलाइन में। ये जो शॉर्ट क्लासेस एंड कंपटीशन सेंटर की ओर से मैं अपना क्लास ऑनलाइन ले रहा हूँ। ठीक है। आज आप लोग को, जैसा कि हम आप पिछले क्लास में हिस्ट्री का हिस्ट्री का 2 चैप्टर पढ़ा दिए थे, 1 और 2। आज 2, 3 और 4 होगा। धन्यवाद। देखिए, देखिए एक्सरसाइज 3 क्लास 10 थी। क्या वो क्लास कितना है? क्लास 10th का चैप्टर नंबर कितना है? 3। चैप्टर नंबर 3, उसका हेडिंग क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। देखिए, अब कह रहा है कि पहला 2 चैप्टर पढ़े, तीसरा चैप्टर में है हिंद और चीन, मतलब हिंद हिंद का जो एरिया है और चीन, उसमें कैसे कैसे राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ ये देखना है। पहला क्या है? हुआ हुआ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है? हुआ हुआ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? बताइए। हुआ हुआ आंदोलन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें सब टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इधर उधर के क्वेश्चन कुछ नहीं, जो भी है 5-6 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ लॉग में, वो जो सब इंपॉर्टेंट है। कृपया ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला क्या है? हुआ हुआ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? हुआ हुआ एक बौद्धिस्ट, धार्मिक एवं क्रांतिकारी आंदोलन था। यह वर्ष 1939 ईस्वी से शुरू हुआ था। यह कब हुआ? 1939 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसका नेता हुई नौ फुसु थे। कौन थे? हुई नौ फुसु। वे क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। वे कैसे घटना? क्रांतिकारी घटना, मतलब इसके नेता कौन थे हुआ हुआ आंदोलन के? इंपॉर्टेंट है इसको, कोई हुई ना फुसु। ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है होची मिन्ह मार्ग क्या है? होची मिन्ह मार्ग क्या है? होची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम, मतलब दक्षिणी वियतनाम तक ही जाता है। कहाँ कहाँ से चल जाता है? देखिए, लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम वाला जाने वाला मार्ग था, जिसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें आकर जुड़ी हुई थी और अमेरिका ने इसे कई बार क्षतिग्रस्त किया था, परंतु इसे पुनः ठीक कर दिया जाता था। होची मिन्ह मार्ग। होची मिन्ह के विषय में संक्षेप में लिखिए, एकदम संक्षेप में बताइए होची मिन्ह के बारे में। देखिए, होची मिन्ह वियतनाम का एक पहले छात्र थे। होची मिन्ह साम्यवाद से प्रभावित थे। उनमें उसमें 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का संगठन किया। कब किया? 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। 1939 ईस्वी में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। फिर क्या कह रहा है? नापाम और एजेंट ऑरेंज। नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था? नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जिसका उपयोग त्वचा जलाने के लिए होता था। नापाम क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। नापाम नापाम क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और जिसका उपयोग कहाँ होता था? त्वचा को जलाने के लिए किया था। त्वचा इससे जलता था, त्वचा को जलाने में, सर, त्वचा को जलाने में। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? एजेंट। हाँ, वही पहले एजेंट ऑरेंज क्या था? एजेंट ऑरेंज एक तरह का जहर था, जिससे जहर था, क्या था? एक तरह का जहर था। क्या था? जहर था, जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी और पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। एजेंट ऑरेंज को वनस्पति को खत्म करने के लिए किया जाता था। एकदम सबसे शॉर्टकट और जो मेमोरी में रहने वाला है, बस वही पॉइंट को इसमें शामिल किया गया है। अब बताइए, जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? बताइए, जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में रूस और अमेरिका के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? रूस और अमेरिका के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? रूस और अमेरिका के बीच होता है। ठीक। रूस और कब हुआ? 1954 ईस्वी में हुआ। यह समझौता वियतनाम को 2 भागों में, वही उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, वियतनाम के 2 भाग में बांट दिया। ये जेनेवा समझौता कब कब हुआ? 1954 में हुआ। किसके बीच हुआ? रूस और रूस और अमेरिका के बीच होता है। उसमें क्या होता है? जर्मनी को 2 टुकड़ा में बांट देता है। ठीक। एक तरफा अनुबंध की व्यवस्था क्या थी? क्वेश्चन अच्छा है, देख लीजिए एक बार। एक तरफा अनुबंध की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार था। मतलब इसमें जो मजदूर थे, एक तरफा अनुबंध मतलब मालिक को बहुत सारा अधिकार और मजदूर जो उसमें काम कर रहा है उसमें कोई अधिकार ही नहीं। इस व्यवस्था से रबड़ बागानों, फार्मों और कारखानों में खेतों
में मजदूरों से काम लिया जाता था। कहाँ कहाँ इन लोग मजदूर काम करते थे? रबड़ बागान, फार्म या फिर कारखानों में। इससे एक तरफा अनुबंध था जिसमें मजदूर को कोई भी अधिकार नहीं था, और मगर उसके जो मालिक थे उनको असीमित कोई भी काम कभी भी करा सकते थे। बाओदाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाओदाई कौन थे? बाओदाई कौन थे? देखिए, अब बाओदाई अमेरिका और फ्रांस, फ्रांस और अमेरिका या अमेरिका फ्रांस, कुछ ही बोलिए, फ्रांस और अमेरिका की सहायता से दक्षिणी वियतनाम प्रांत अन्नाम का शासक थे। कौन थे? अन्नाम का शासक। अब ये भी क्लास टेंथ का चौथा, क्लास टेंथ बिहार बोर्ड इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद, अब कहाँ राष्ट्रवाद? भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? आप बताइए, खलीफा कहाँ था? तुर्की में, तो तुर्की से रिलेटेड होगा। देखिए, तुर्की के सुल्तान खलीफा को इस्लाम धर्म का गुरु माना जाता था। ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। इसी कारण से भारतीय मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में कब? तुर्की से संबंधित है। 1919 ईस्वी में क्या किया? ब्रिटिश सरकार खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, इसी कारण भारतीय मुसलमान खिलाफत आंदोलन किया। हो गया। दूसरा क्या है? रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं को दबाने के लिए, भारत में बढ़ती हुई घटनाओं को दबाने के लिए 1919 में रोलेट एक्ट कब आता है? 1919 में। रोलेट एक्ट कब आता है? 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट लाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य, वारंट और को गिरफ्तार किया जाता था, तथा इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। मतलब कोई भी वैसा राष्ट्रवादी घटना जो चल रहा था, क्रांतिकारी घटना, उसको दबाने के लिए लाया गया था सन 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब लाया गया? 1919 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि भारत में बढ़ रहा था राष्ट्रवादी घटना, मतलब भारत को क्रांतिकारी लोग, और उसके तहत क्या किया जाता है? इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट, बिना साक्ष्य को गिरफ्तार कर लिया जाता था। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। क्या कहा गया? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। काला कानून था। इसे काला कानून के भी नाम से क्या करता है? जाना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए भाई और बंधुओं, देखिए अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए। जो भी मेरे बच्चे देख रहे हैं इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। पहले क्या है? डॉक्टर सत्यपाल और मतलब जालियांवाला बाग, पहले याद रखिए कि 13 अप्रैल 1919 की ईस्वी का बैसाखी के दिन था। ठीक। और उसी दिन ही घटना होता है। पहले याद रखिए कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की रिहाई के लिए, किसके? डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग में, कहाँ है ये अमृतसर बाग? ये जालियांवाला बाग, अमृतसर बाग, इसको याद रख लीजिए, अमृतसर में है जालियांवाला बाग। ये अमृतसर बाग बोलिए चाहे जालियांवाला बाग बोलिए, मतलब अमृतसर में ही है जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडार, वहां जिला का मजिस्ट्रेट, जैसे डीएम वीएम कौन थे उसमें? वो डीएम थे, जनरल ओ डायर, बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रहे सभा पर गोलियां चलाकर 1,000 लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल भी हुए। जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लिख दिया, लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम किया गया। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की और महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी या त्याग दी थी। ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए फिर से इसको रिविजन करके। ये भी इंपॉर्टेंट है। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है बताइए? ये गांधी जी द्वारा होता है कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी से स्टार्ट होता है। कब होता है? 12 मार्च 1930 ईस्वी से स्टार्ट होता है। दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट दांडी पहुंचकर समुद्र के जल से नमक बनाकर कानून को भंग करना। देखिए, ये हुआ 12 मार्च से, और चला था 24 दिन। कई दिन चला था? 24 दिन। इसमें 78 सहयोगी थे साथ में चलने वाला महात्मा जी के, और ये पहुंचे थे 24 दिन, मतलब 6 अप्रैल को पहुंचे कहाँ? वही दांडी तट पर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, और सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है अभी। चलिए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता या पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या होता है? इसको बताना है। बताइए, गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्या था? इसको बताइए।
सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए, जैसे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। अब उसी को दबाने के लिए गांधी और इरविन के बीच, किसके बीच, गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया था। अब गोलमेज सम्मेलन का बात आता है तो 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कितना हुआ था? 3 गो। देखिए, पहला 1930 और लगातार ये जोड़ ले जाइए, 1931 में द्वितीय और तृतीय हुआ था 1932 से। अब पूछेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर, ठीक। गांधी जी कौन सम्मेलन में भाग लिए? गोल सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। किसके कहने पर? इरविन कहने पर, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई बोर्ड के दृष्टि से, बिहार बोर्ड। देखिए, इसमें भी छोटा सा मैं लिख दिए हैं, इसको आप बढ़िया से समझिए और इसको बोर्ड परीक्षा में अच्छी तरह से लिखिएगा। चंपारण चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में गठित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य चंपारण के किसानों को 3 कठिया पद्धति, अब देखिए वो पद आता है 3 कठिया। मान लीजिए 3 कट्ठा, मान लीजिए कि क्या है, 1 बीघा है, ठीक। 1 बीघा में 20 कट्ठा, तो उसके 3 कट्ठा में आपको, मान लीजिए 20 कट्ठा हुआ, तो 3 कट्ठा में आपको क्या रोपना है? नील के खेती करना है। तो वही कह रहा है, देखिए फिर से पढ़ते हैं। अब चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कब स्टार्ट हुआ? 1917 ईस्वी में स्टार्ट होता है। 1917 ईस्वी में स्टार्ट होता है। इसमें बिहार के चंपारण में किया गया था। कहाँ किया गया था? चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में। इसका मुख्य उद्देश्य चंपारण के किसानों को 3 कठिया पद्धति से मुक्ति दिलाना था। इस पद्धति में किसानों को अपने 3/20 हिस्से में नील की खेती जिस करनी पड़ती थी, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है? नील की खेती करने से उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। उपजे हुए नील को अंग्रेजों द्वारा अपने मनमाने दाम पर लिया जाता था, जिससे किसानों को क्या होते थे? नील के खेती, कैसी खेती? नील के खेती, ठीक है। काफी स्थिति दयनीय होते चले गए थे किसान के। उसको क्या किया, या पहला सत्याग्रह का प्रयोग भी चंपारण में इसी के लिए करते हैं, 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध। चंपारण सत्याग्रह भी उसका नाम है। 1917 ईस्वी में किया गया था, ठीक। 7वां क्वेश्चन क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना क्यों हुई? अब देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में 19वीं शताब्दी में कल कारखानों में मजदूरों का शोषण किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? 19वीं शताब्दी में मजदूरों का शोषण कल कारखानों, फैक्ट्री में किया जा रहा था, जिसके कारण मजदूर अपनी मांगों के लिए एकजुट होकर आंदोलन करने लगे। इसी कारण 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय के द्वारा, अब ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कौन करते हैं? इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय के द्वारा कौन करते हैं? 1920 में लाला लाजपत राय, 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय, याद रखना। 1920 ईस्वी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920 ईस्वी लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, ठीक। मजदूरों को क्या अधिकार दिलाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? अब कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिए। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी में। अब असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन में किसान, मजदूर, आदिवासी सबों ने भाग लिया, इसीलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहते हैं। एकदम सटीक उत्तर लिखा हुआ है। अगला क्या है? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया? जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है उसको गांधी जी क्यों, देखिए एगो कांड हो जाता है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कौन सा? चौरा चौरी कांड। और चौरा चौरी कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में। वहीं हो जाता है। देखिए क्या होता है, वर्ष 5 फरवरी 1922 ईस्वी लिखना चाहिए। चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन हिंसक रूप ले लिया था, जिसके कारण गांधी जी ने इसे स्थगित। क्या हुआ था कि आंदोलनकारी जाके थाना में जला दिया, जहां बहुत सारे सिपाही और एगो थानेदार का भी मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? अब बताइए, स्वदेशी मतलब अपना देश का। देखिए क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया, स्वदेश का उपयोग करना, यानी कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया, वही बात है। जिसके कारण भारत में बंद पड़े उद्योगों में क्या आ गई? जान आ गई। मतलब जो भारत में उद्योग नष्ट होते जा रहा था उसमें फिर से जान आ गया, ठीक है।
अब प्रथम विश्व युद्ध के दो कारणों को लिखे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के दो कारण निम्न है। संपूर्ण विश्व को दो गुटों में बांटा जाना। प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण हुआ? संपूर्ण विश्व था जो मित्र राष्ट्र को धुरी राष्ट्र था, दोनों में बट गया। दो गुट का उचित नाम था मित्र राष्ट्र। कौन कौन था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। और इसका वीडियो बनाएंगे बढ़िया से प्रथम विश्व युद्ध का, अभी जब हिस्ट्री कंपटीशन लेवल में पढ़ाएंगे तो। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। कृपया आप लोग हमें एक कम से कम सब्सक्राइब कर दे, चैनल को लाइक कर दे। बड़े बड़े देशों में छोटे देशों को उपनिवेश बनाने की प्रतिस्पर्धा का होड़। मतलब जो भी बड़ा देश था, ब्रिटेन था, इंडिया पे कब्जा कर ले था। ऐसे तो ब्रिटेन लगभग जगह कब्जा किया है। तो वही सन जो बड़ा देश था वो छोटे छोटे जो देश था उस पर कब्जा करने लगे। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी VVI क्वेश्चन है, एकदम बिहार बोर्ड के लिए। VVI है, बिहार बोर्ड 2024। देखिए क्या हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1835 ईस्वी को मुंबई के सर गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एगो सिविल अधिकारी थे, सिविल सेवा अधिकारी, अंग्रेजी सिविल सेवा अधिकारी एओ ह्यूम, उसके प्रथम अध्यक्ष। अब कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? भूमेश बनर्जी जी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें यदि पहली बार चैनल पे आए हैं तो, और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।